आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। और हालात और वाक़ात में सबसे पहले जनूबी कश्मीर का पुलवामा का टिकन का इलाका, और सुबह सुबह पुलवामा की टिकन के इलाके में गोलीबारी चलने की खबरें आई, और इन खबरों के अख्ताम के बाद मालूम हुआ कि यहाँ 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। 2 की शनाख्त आखिरी खबरें मिलने तक हो चुकी थी, दोनों मुकामी बताए गए। तीसरे की शनाख्त हनूज होना बाकी थी, और बताया गया कि तीनों का ताल्लुक अल बदर मिलिटेंट तंजीम से है। और श्रीनगर में IG कश्मीर ने भी इस हवाले से बताया कि कुल मिला के अब तक 200 के करीब इस साल मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। ये भी मालूम हुआ कि 200 के करीब अभी और मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में हैं। और लाइन ऑफ कंट्रोल की उस तरफ से पाकिस्तान के हवाले से बताया गया, सौकाम ने बताया कि कोशिश की जा रही कि और इन्फिल्ट्रेशन कराई जा सके। लेकिन आज के इस वाक़े में पूरे इलाके में कोहराम बरपा हुआ, और कोहराम के दौरान बताया जाता है खौफ दहशत, गोलियां और गोले चलने की आवाज़ें, और उनके बीच में खौफ दहशत साउथ कश्मीर के टिकन के पुलवामा के इलाके में। और इनकाउंटर जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद फोर्सेस के इलाके में डिप्लॉयमेंट रही, जिस दौरान संगबारी के वाक़ात भी देखने को मिले। लेकिन साउथ कश्मीर के इस हाल अहवाल के साथ साथ साउथ कश्मीर की सूरत-ए-हाल तनावपूर्ण रही। पुलवामा में एनकाउंटर हो रहा था तो जनूबी कश्मीर के सिंहपुरा पट्टन से भी खबर बुरी ही आई, और यही बताया गया कि हथगोला फेंका गया। फोर्सेस की टुकड़ी को निशाना बनाए जाने की कोशिश थी, और ये निशाना चूक के सरेरा फटा, और सरेरा फटते हुए सरेरा चलने वाले 4 लोग जख्मी भी हुए। ये बात दोपहर करीबन 11 बजे की खबर। बताया जाता है कि उस वक्त इलाके में अच्छी खासी तादाद में लोगों की मूवमेंट भी थी, और इस मूवमेंट से हथगोले के धमाके से इलाके में अफरा तफरी भी मची। कुछ ने बताया बारामूला सिंहपुरा, कुछ ने बताया पट्टन सिंहपुरा, और यूं फ़ोन भी खड़कने लगे। पूछा जाने लगा कि वाक़ा कहाँ पेश आया, और बाद में मालूम हुआ कि ये पट्टन के इलाके में है। और उन सभी ज़ख्मियों को फौरी तौर अस्पताल पहुँचाया गया। ख़तरे से उनकी हालत बाहर बताई जाती है, लेकिन हालात ने, इस वाक़े ने पूरे इलाके में दहशत दौड़ा दी। सोपोर से लेकर श्रीनगर तक के इलाकों में भी दहशत देखने को मिली, क्योंकि बहुत से लोग श्रीनगर से सोपोर की तरफ काम के सिलसिले में गए थे, और सोपोर कुपवाड़ा बारामूला से भी बड़ी तादाद में लोग श्रीनगर इस वक्त आया करते हैं। और यूं सब लोग अपनों की आफियत खैर आफियत पूछे जाने लगे, और बाद में इन सभी जख्मियों को पट्टन के ट्रॉमा अस्पताल भी शिफ्ट किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। एक चीज़ है यहाँ पे जो नॉर्थ कश्मीर में है, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट बारामूला, यहाँ पे कोई रेजिडेंट हमारा मिलिटेंट नहीं है, लेकिन बाकी एरियाज़ की यहाँ पे मूवमेंट होती रहती है। जो हमारे एडजॉइनिंग एरियाज़ है, चाहे बांडीपुर का है या बडगाम का है, वहाँ से मूवमेंट आ सकती है। जो आज का ये ग्रेनेड हुआ, इसमें मुझे जो इंटेंडेड टारगेट जो सामने गाड़ी मोड कर रही थी उस वक्त SSB की, वो हो सकता है उनको टारगेट करना हो, लेकिन जहाँ ग्रेनेड फटा है और जो डिस्टेंस है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सिविलियन को ही हैरास करने का टारगेट था। कितने सिविलियन सर इसमें जख्मी हो गए? अभी तक 5 का नाम कंफर्म हो गया है। क्या ये इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की? देखिए, इस इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप तो देख रहे हैं कि साउथ कश्मीर में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए या वैली के डिफरेंट पार्ट्स में हुए, इससे लोगों में कोई असर नहीं पड़ेगा। जी, ये मैं डॉक्टर इकबाल बोल रहा हूँ SDH पट्टन से। तो यहाँ पे सुबह कुछ ब्लास्ट इंजरी हो गई थी सिंहपुरा में, तो जिसमें बहुत सारी पेशेंट जख्मी हो गए हैं। हमारे पास 6 पेशेंट आए, जिनमें से जिनको हमने प्राइमरी एड देके 5 को रेफ़र किया। एक अभी हमारे पास है, उसको इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है। तो ये सूरत हाल का एक पहलू शुमाल जनूब में हालात वाक़ात, और इन्हीं हालात वाक़ात के बीच में सियासत, और सियासत में आज लगातार दूसरा दिन। महबूबा मुफ्ती को कल श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर नज़रबंद भी रखा गया था। कल भी उनका एक वीडियो उनके हवाले से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें वो बता रही थी कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। आज भी यही बताया गया। आज भी वीडियो सोशल मीडिया पे देखने को मिला, जिसमें बताया गया कि महबूबा मुफ्ती को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न्स बताते हुए सरकारी तौर पे बताया गया कि महबूबा मुफ्ती जिन इलाकों में जाना चाहती थी, वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न ने इस हवाले से उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये कल शाम को ये मालूम हुआ था, लेकिन आज सुबह महबूबा मुफ्ती ने बाज़ाब्ता तौर पर और PDP हलकों ने इस पर सवाल उठाते हुए बताया कि जब BJP के बड़े बड़े लीडर वादी के उन इलाकों में जाते हैं जिन्हें हाई प्रोफाइल कहा जाता है सिक्योरिटी लिहाज से, वहाँ पे जाते हैं, उनको कोई खतरा नहीं, तो महबूबा मुफ्ती को कौन सा खतरा। बताया गया कि इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए इल्ज़ाम लगाया गया महबूबा मुफ्ती के साथ ऐसा किया जा रहा है, और आज महबूबा मुफ्ती को दोबारा बंद रखा गया। लगातार इस महीने में तीसरी बार है जब महबूबा मुफ्ती को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। महबूबा मुफ्ती को इजाज़त नहीं दी जाए गई, लेकिन
बी जे पी के क्वार्टर्स बता रहे हैं कि ये सब ड्रामा है और गुपकार अलायंस के लोग ड्रामे पे ड्रामे की सियासत कर रहे हैं। राज्यसभा मेंबर सैयद जफर बीजेपी के बड़े लीडर भी हैं। कश्मीर में सियासी घमासान को देखते हुए आज कश्मीर पहुंचे हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में वोटरों को लुभाने की कोशिश भी करें। और मेरे साथी सैयद तजम्मुल भी उनके पास सुबह सुबह पहुंचे थे, सवाल यही पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो जवाब सैयद जफर का, कुछ ऐसे लोग हैं जो खामखा एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम कर रहे हैं, वो खुद नहीं जाना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जाना चाहता है, कहीं भी जाके जलसा करना चाहता है वो करे, लेकिन अब अवाम से ही उन्हें डर लगता है। तो इसमें मेरी क्या गलती? उन्हें पूरी इजाज़त है, वो जा सकती हैं जहाँ, मुझे नहीं लगता लेकिन वो कई बार ऐसा देखा गया कि उन्होंने गलत तरीके से ट्वीट करके अपने आप को इस तरह से जाहिर किया कि उन्हें कोई वो नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन रोक रही है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी को नहीं रोक रही है, वो बिल्कुल जा सकती है, लेकिन अगर कहीं कहीं पर सिक्योरिटी, मुझे भी कहीं पर नहीं जाने दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे रोका गया। सिक्योरिटी रीज़न से अगर कहीं पर रुकना है तो मजबूरी है, ये तो मजबूरी है कि उन्होंने इस तरह के हालात बना के उन लोगों ने रखे हैं जिन्होंने सरकार चलाई है। अब तो हालात सुधर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शोपियां में कब से 2 साल पहले मैं खुद नहीं जा पाता था, नहीं जा पा रहा था, इम्पॉसिबल था। आज मैं वहाँ जाके जलसा कर रहा हूँ। चलिए, हम सियासत पे सईद तजम्मुल ने सईद जफर से बात की, 2 सईदों ने बात की कश्मीर के, तीसरे सईदियान ने सईद बाबा मुफ्ती के हवाले से और बताया क्या कुछ होता है। लेकिन तजम्मुल, हम आपसे जानना चाहेंगे, इंतखाबात का 5वां फेज शुरू होने जा रहा है और इन्हीं 5वें फेज के इंतखाबात के सिलसिले में तैयारियां, और इन्हीं तैयारियों के बीच में जहां सिक्योरिटी कंसर्न्स उठ रहे हैं, वहीं वोटरान की हिफाजत से लेकर दूसरे मामला आते हैं। जमीनी सतह पे आप इलाकों में जाते हैं, क्या है सूरत? देखिए, आज जब सुबह मेरी कौमी तर्जुमान भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर जफर इस्लाम से बातचीत हुई और यही मुद्दे थे कि अगर आप सिक्योरिटी खदशात की वजह से 4G इंटरनेट डाटा सर्विस को ऑन नहीं कर पाए तो माने कि दूसरे पार्टी का जो दूसरी पार्टी की बालादस्ती है वो आपसे ज्यादा है। और जिसके जवाब में जफर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इन मामलात को सिक्योरिटी एंगल से देखने की जरूरत है और बहुत जल्द जो है ये मामला हल होगा। जब आप सिक्योरिटी खदशात की बात करते हैं तो आज जफर इस्लाम चूंकि सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जाने लगे थे, जब हमारे इंटरव्यू उनके साथ हुआ था उसके बाद महबूब मुफ्ती को घर से बाहर नहीं आने दिया गया। यानी कुछ मामलात हैं जो कि जिस तरह से आज साउथ कश्मीर में 3 मिलिटेंट मारे गए और इलेक्शन के बाद ये पहला इनकाउंटर होगा। इस बीच में थोड़े से हालात जो हैं बेहतर रहे थे साउथ में, लेकिन उसके बावजूद भी वोटरान, उसके बाद उम्मीदवार, जब इंतखाबात खत्म होंगे तो आप वोटरान या जो लोग इलेक्ट होंगे उनकी जमानत को आपने कहीं ना कहीं उनकी हिफाजत की जमानत आपने जरूर देनी है। यानी जब गांव देहात कस्बा जात में जाते हैं तो खदशात हैं, एप्रहेंशंस हैं, लेकिन किस तरह से सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा ये मुझे लगता है कि जनरल पुलिस बता सकते हैं। तजम्मुल, एक सवाल जो आ रहा है, जो पीडीपी हल्के भी बता रहे हैं कि क्या ये सिक्योरिटी कंसर्न सिर्फ गुपकार अलायंस पीडीपी के लिए है? बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साउथ कश्मीर के उन इलाकों में जा रहे हैं जहां कभी परिंदा भी पर नहीं फड़फड़ा रहा था। ये बीजेपी पीडीपी वाले कहते हैं, ये गुपकार अलायंस वाले कहते हैं। क्या उनके लिए सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न गुपकार अलायंस के लिए? ये सवाल वो उठा रहे, ये सवाल सोशल मीडिया पे है, ये सवाल आम गली नुक्कड़ पे पूछा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब आप साबिक मुख्यमंत्री को आप अवामी राब्ता पब्लिक रीच आउट प्रोग्राम करने से रोकते हैं तो इसका मतलब है कि अगर खतरात हैं, अगर कुछ मामलात हैं तो शायद दूसरे लीडरान पर भी ये फार्मूला लगाया जा सकता था। लेकिन चूंकि महबूबा मुफ्ती का जो प्रोग्राम लिया जाता है उसके बाद इन इंतखाबात में हमने देखा कि कई एक मखसूस पार्टियों को काफी ज्यादा जो है सरकार की तरफ से आजादी मिली जाने की, आने की, उठने की, बैठने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने दरवाजे खुद ही बंद रखे। उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला ने उन्होंने बाहर आने का तकल्लुफ तक नहीं किया, लोगों तक मिलने की बात तो दूर की। लेकिन उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती की बात करें तो लगातार उनका भी सवाल है, उन्होंने भी बिल्कुल यही पूछा है कि जिस वक्त कौमी पार्टियों के लीडर मिनिस्टर्स यहाँ पे आएंगे उनके लिए माहौल ठीक है, सिवाय पीडीपी के इस खातून सदर के लिए इस तरह से दरवाजे बंद करना, ये जमहूरियत कहाँ पर है? और ये समझ से बाहर ये चीज है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स इस चीज को
अपने एंगल से देख रही है। फोर्सेस के लोग अपने एंगल से देखेंगे ही ज़रूर, उनको भी ज़रूर देखना है कि हालात ज़रूरी बेहतर होने चाहिए। लेकिन एक सवाल जो आम आपने बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सोशल मीडिया पे बड़ी बहस हो रही है, लोग पूछ रहे हैं गुपकार अलायंस में सबसे बड़ी जमात या यूँ कहें सबसे बड़ी हिस्सेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सर आपने भी बताया कि अपने दरवाजे बंद कर दिए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को ये याद नज़र नहीं आ रहा है कि ये उनके लिए मुश्किल हो सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, जो कुछ इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बेरुख की सरद मोहरी या जो उनका रिएक्शन है वो कदर मुख्तलिफ है। इस पे न सिर्फ ताजुब है बल्कि हैरानगी भी है। हालांकि कोई नई बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ जब तक सिविल सेक्रेटरीट में हुकूमत साजी अपने पास है तो उनके जो मामलात इख्तियार जो है ज्यादा दिख रहे। ज़ाहिरी तौर पर वो अपोजिशन में बहुत कम वक्त रहा है, और शेख साहब के बाद जब इक़्तिदार मुंतकिली का दौर शुरू हुआ तब से फारूक साहब से लेकर अभी तक जो है बहुत कम वक्त उन्होंने अपोजिशन में भी उन्होंने अपोजिशन लीडर का ही रोल होगा। लेकिन इस पार्टी के जो कमोबेश फ्रंट लाइन लीडर है, उन्होंने इस कोविड-19 के बीच में जो मामलात जो दिखाए, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि शायद सब कुछ ठीक ठाक नहीं है दिल्ली और जम्मू कश्मीर के इस सबसे बड़ी स्टॉलवर्ट पॉलिटिकल पार्टी के बीच में। हो सकता है कुछ मामलात हो दर पर्दा, हो सकता है कि कुछ तहकीकात तलब मामलात भी हैं, या कोविड-19 के बीच में जिस वक्त उन्होंने कहा कि उनके किसी करीबी शख्स का पॉजिटिव आने के बाद उनके साथ राब्ते में रहने से उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को कहा था कि फिलहाल उनसे ना मिलें। लेकिन उसके बाद नवाज सुबह जाने के बाद फिर आप गोशा नशीन हुए, जो एक बड़ी मानाखेज खामोशी है। लेकिन दूसरी तरफ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच में जिस वक्त पुलवामा, नायर, टाहाब, उसके बाद सेंट्रल कश्मीर और बकिया इलाकों में जाने की कोशिश की, कई बार कामयाब हुई, कई बार नहीं हुई। अब मैं तजुमल वक्त कमी से एक सवाल ज़रूर जानना चाहूँगा। सोशल मीडिया पे बहस की जा रही है, बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के साथ हम पला है, यानी कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सौदा कर चुकी है, दिल्ली के साथ बातचीत उनकी मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए वो पीछे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दिल्ली ने उन पर प्रेशर खड़ा कर रखा है, क्रिकेट स्कैंडल से लेकर दूसरे स्कैंडल उसकी बात की जा रही है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो है, ये सोशल मीडिया पे गली नुक्कड़ पे कहा जा रहा है कि ये माजी की पॉलिटिक्स दोबारा दोहरा रहे हैं, जिस तरह माजी में बकौले लोगों के इन्होंने कश्मीरियों के साथ किया, आप दोबारा वही करना चाहते हैं। क्या कुछ ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को नजर नहीं आ रहा कि लोगों में उनकी इमेज खराब हो रही है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आपको डॉक्टर अब्दुल्ला के जो लास्ट कमेंट्स थे उसमें उन्होंने साफ कहा, या उसके बाद अकबर लोन साहब कितना मोहतात थे 115वें जब जन्मदिन के मौके पर शेख साहब की मकबरे पे गुलबारी के बाद तकरीब हुई, वो कितना मोहतात थे, अपने अल्फाज का इस्तेमाल करते। और खैर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नियत नीति पे शक करना अभी ज्यादा कबल वक्त होगा, लेकिन जो जिस तरफ वो जा रहे हैं, और ना ही वो इस वक्त इंतखाबी दंगल में है। देवेंद्र राणा भी पॉजिटिव आए आखिरी लम्हात में जम्मू में, उसके बाद ना ही वो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में जाते हैं, ना ही इस चीज का अफसोस वाइविला करते हैं कि क्या कुछ हुआ। शायद उन्हें इस चीज का एहसास और गम है कि जो उनका एक रोल था कश्मीर में वो खत्म हुआ। शेख साहब के खानदान का जो लेगेसी और उसके बाद कटसी और दिल्ली के साथ ताल्लुकात बेहतर थे, या तो वो दिल्ली वालों से रूठे हुए हैं, और जो एक डिफाइनड डिस्क्राइबर रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस का था वो ग्राउंड पे कम हुआ। क्या दिल्ली वाले अब उनकी नहीं सुनेंगे? लेकिन उसके बरक्स, जिस तरह से हम 12 कहते हैं कि तमाम पार्टियों के बरक्स किसी एक मखसूस पार्टी की खातून सदर अपनी प्रोग्रामों को और दिल्ली के बाद 35 से 370 के बाद अपनी बात जो है अभी तक रख पा रही है। बाकी लीडरान जिस वक्त गोशा नशीन हुए और अपनी जुबान का इस्तेमाल कम किए, ट्विटर का इस्तेमाल कम किए, कुछ है मुझे लगता है कि जिस पर चलिए बहुत शुक्रिया सैयद तजुमुल, मेरे साथी सैयद तजुमुल। हालात और वाक़ात में इंतखाबात और इन्हीं इंतखाबात के बीच में जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल यही उठ रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो हर 4 घंटे के बाद ट्वीट किया करते थे, फारूक अब्दुल्ला जो बयानबाजी में दिल्ली को ललकारा करते थे, और उमर अब्दुल्ला से लेके फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन से लेके हसनैन मसूदी, सबकी खामोशी क्या माने ख़ैज़ है या मजबूरी है? क्योंकि पार्लियामेंट का इजलास जब हुआ 370 ख़त्म हुआ था,
पार्लियामेंट के इजलास में भी खामोशी, बाहर बड़ा हंगामा किया, लेकिन लोग कहते हैं कि बात करनी थी तो पार्लियामेंट के अंदर, बाहर की खामोश चिल्लाने से कुछ नहीं होता। और अब की बार इंतखाबात में भी उनकी खामोशी पे ठप्पा लगते हुए सवाल खड़ा किए जाते हैं। और इन्हीं सवालात के घेरे में पांचवा फेज, और पांचवें फेज के लिए सरकारी सतह पे तैयारियां, और तैयारियों के बीच में वोटर अमला सबको मुतलका हुकाम की जिम्मेदारी की उनका ख्याल रखें, और इसी ख्याल को निभाते हुए हर जगह पे जहां कल वोटिंग होने जा रही है वहां पे सामान पहुंचाया जा रहा है, वोटिंग सामान पहुंचाया जा रहा है, वोटिंग अमला पहुंचाया जा रहा है, और इंतज़ामिया सभी मामलात पे नज़र रखी हुई है। साउथ कश्मीर में इन्हीं सभी मामलात पे भी सबकी नज़र है, और साउथ कश्मीर में इंतज़ामिया किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से इंतज़ामिया वोटरान को, वोटर लिस्ट को और बाकी जो अमला है उसको पहुंचा रही है, उस पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने भी हमें बताया। इसमें जहाँ तक हमारे वोटरों की कुल तादाद है वो मोर देन 36,000 है, और इसमें ऑलरेडी जो सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम है वो उनको मज़ीद रिव्यू करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम बनाया है, ताकि लोग आज़ादाना तौर पर इलेक्शन में वोट दे दें। और जहाँ तक बाकी सिक्योरिटी के इंतजाम है, सिक्योरिटी के इंतजाम है, डोमिनेशन है और अदर थिंग्स है, दे आर ऑल। चलिए, बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल। और सैयद तजम्मुल जानकारी दे रहे थे, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं सिक्योरिटी मामला कश्मीर में भी नहीं, कश्मीर में ही नहीं है, सिक्योरिटी मामला डोडा के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, और डोडा में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी तौर पे बताया जाता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न को लेके लोगों को रोका जा रहा है, ट्रैफिक मूवमेंट की गई है, और उससे आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वसीम हमारे साथी डोडा में उन लोगों से बात की जिनको सिक्योरिटी के नाम पे परेशान होना पड़ता है। इल्ज़ाम तरह तरह के लगाए जाते हैं, दिखाते हैं वहाँ के लोग क्या कहते हैं, किस तरह उन्हें पैदल चलना पड़ता है, और वहाँ के लोगों के लिए इन इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के नाम पे कितनी ज़्यादा मुसीबतें भी झेलनी पड़ती है। देखो, अब हम नीचे बस स्टैंड से, ये पेट्रोल पंप से लेकर बस स्टैंड तक 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र जो पैदल करना पड़ता है। इसी वजह से इधर आगे पूछा गया तो वो रहने किराया जो लिया गया आपको कितना लिया गया? जी हमारे से 150 रुपया किराया लिया गया। तो बताया क्या गया आपको कि आपको क्यों यहाँ से पैदल भेज रहे हैं? बोल रहे नहीं जी, ऊपर ये इलेक्शन है तो इसी वजह से ये जाम लगता है, इसी वजह से हम आपको इधर उतार रहे हैं, तो आप पैदल करके बस स्टैंड तक ये चलेंगे, और ताकि ये जाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसी वजह से हमें इधर उतारा गया। सर बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं सर। सुबह हम 9 बजे घर से निकले हैं, तो अभी 12 बजे है, तो अभी हम डोडा में पहुँच रहे हैं। तो नीचे पेट्रोल पंप के पास सर उतारा, तो किराया हमने सर दिया डोडा का 40 रुपये लिया भाड़ा से। तो वहाँ पे किसने आपको रुकाई आपकी गाड़ी? यहाँ पुलिस वाले हैं सर। उधर क्या बताया उन्होंने? कि जी इलेक्शन की ड्यूटी है, ये गाड़ियाँ वहाँ से जा रही हैं तो वहाँ जाम लगेगा, इसलिए यहाँ पर उतार रही है सवारी। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी सारे लोग आते हैं उम्मीदें करके कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएंगे, अपना इलाज करवाएंगे, मगर दिक्कतों का सामना आप देख लीजिए किस तरह से लोगों को करना पड़ता है। ये सारे लोग जो हैं, कोई हॉस्पिटल जाना चाहता है, कोई डॉक्टर के पास आना चाहता है, कोई कॉलेज जाना चाहता है, मगर हालत आप देख लीजिए, सुबह 9 बजे अपने घरों से निकले हैं, 12 बज चुके हैं, अभी तक कोई भी गाड़ी का इंतज़ाम इनके लिए नहीं किया गया। आधे रास्ते से इनको उतारा जाता है और बताया जाता है यहाँ से अब चले जाए, कल डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं, पब्लिक सफ़र हो रही है, होने दो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा कोई भी असर नहीं पड़ता है। और भी कुछ लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तनवीर मलिक है। तनवीर जी कहाँ से आप आए हैं? सर मैं प्रेमनगर रहता हूँ, प्रेमनगर से मैं आया हूँ अभी। कब निकले थे सुबह घर से? सुबह में निकला हूँ 9 बजे घर से। तो किस तरह की परेशानियों का सामना डोडा तक करना पड़ा आपको? सर सबसे पहले हम प्रेमनगर से चढ़े गाड़ी में, तो सर उन्होंने डबल किराया लिया हमें बलोड़ा तक, वहाँ से सर सुमो में आए तो यहाँ पेट्रोल पंप तक पुलिस वाले किसी को बोल रहे हैं कि कोरोना है, किसी को बोल रहे हैं इलेक्शन ड्यूटी है, गाड़ियाँ ऊपर है, जाम लगा हुआ बहुत ज़्यादा, आप पैदल चले जाओ। चलिए, ये सिक्योरिटी मामलात वादी कश्मीर से लेके डोडा कश्तवाड़ से लेके पुंछ राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में, और इन पर कई बार सवाल भी उठते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके, लेकिन सवालात के घेरे में अब और भी मामलात हैं, और इन्हीं मामलात में एक मामला है और वो है ठेकेदार। साल 2014 में कश्मीर में सैलाब आया था, ठेकेदारों ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो 2014 की याददाश्त भी दिलाई और बताया कि 2014 से लेके आज तक
انہوں نے کام کیے ہیں, پیسہ نہیں دیا گیا. سیلاب میں کام کیا, سیلاب کے بعد کیا, آفت میں کام کیا, برفباری میں کام کیا, سڑکیں بنائیں, تب پولیٹیکل گورنمنٹس تھی, ان کی بنیاد بھی بنائی, ان کے لیے سڑکیں بھی بنائی, ان کے کہنے پہ کام بھی کیا, لیکن پیسہ ندارد اور پیسہ نہ ملنے کی وجہ سے ٹھیکیدار جو علاقے کا, معاشرے کا ایک معزز طبقے میں گنا جاتا تھا, سمجھا جاتا تھا, اس کو پریشان ہونا پڑتا ہے. بینکوں سے لون لیا ہے, قرضہ آپ چکا نہیں پاتے ہیں, بینک ای ایم آئی مانگ رہا ہے, بینک انٹرسٹ مانگ رہا ہے, اور ٹھیکیدار کے پاس جب آمدن نہیں, جب پیسہ نہیں, تو یہ سب کچھ کیسے دے پائے گا ٹھیکیدار؟ اور اسی کو لے کے ٹھیکیدار واویلا ماضی میں کرتے رہے ہیں, آج بھی واویلا کرتے ہوئے میڈیا کے ذریعے سرکار تک, ایل جی تک بات پہنچانا چاہتے تھے کہ آخر وہ جائیں تو جائیں کہاں, کہ جس شیڈول کے مطابق ہم اپنے گھروں تک پہنچتے ہیں تو وہاں بجلی نہیں ہوتی ہے. صبح نکلتے ہیں, شیڈول کے مطابق بجلی ہونی چاہیے تھی, لیکن ہوتی نہیں ہے. وہ بجلی شیڈول کے مطابق کب آتی ہے معلوم نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے دن میں آتی ہو یا رات دیر گئے, کہیں شیڈول پہ عمل کیا گیا آتا ہو, لیکن جب ضرورت بجلی کی ہوتی ہے تب ملتی نہیں ہے, شیڈول تب چلتا نہیں ہے. اور اسی شیڈول کے ساتھ ہم نے کل بتایا تھا کہ اگر آپ کے علاقے میں کہیں بجلی ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا. تو پوشواری ورنو لولاب کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بجلی تو ایسے غائب ہوئی ہے ان کے علاقے سے جیسے گدے کے سر سے سینگ, سیکٹریٹ کیا گیا, بجلی بھی ان کے علاقے سے گئی. یہ لولاب کے پوشواری ورنوں کے لوگوں کا کہنا, اور ان کے لوگوں, وہاں کے لوگوں کا یہ بھی کہنا کہ وہاں کی سڑک کی حالت بھی خستہ ہے, اور اس سڑک پر قریباً 11 لاکھ روپے سرکار نے خرچ تو کیے, لیکن کس حالت میں اور کہاں پہ خرچ کیے وہ مقامی لوگ جاننا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر پیسہ خرچ کیا گیا ہوتا تو سڑک کا یہ حال نہیں ہوتا, اس سڑک پہ چلا جاتا, اس سڑک پہ لوگ چل سکتے, بچے اسکول جا سکتے. پیدل چلنا پڑتا ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ سڑک خستہ ہے. لیکن میرے ساتھی عرفان فاضل نے موسم پر بھی رکھی تھی نظر, بجلی کو بھی ڈھونڈ رہے تھے, تو دیکھتے ہیں کیا عرفان فاضل کو بجلی ملی ہے اور موسم کے حوالے سے عرفان فاضل نے کیا بتایا ہے, یہ بھی ذرا دیکھتے ہیں. اور یہ سب کچھ آپ کو عرفان فاضل. ایک سائیڈ سے اگر ای ڈیجیٹلائزیشن میٹرز کو لے کر بات چل رہی ہے, بجلی کے حوالے سے بات چل رہی ہے, مگر جو ہی موسم سرما کی بات ہوتی ہے تو پہلے پولز, ٹرانسفارمرز اور لائنز کو ٹھیک کیوں نہیں کرایا جاتا ہے, جبکہ بجلی کی پیداوار وادی کشمیر سے ہی ہے, دوسرے سٹیٹس تک بھی پہنچتی ہے. مگر آج کل جی ہاں ان شیڈول کٹس کا سامنا لوگوں کو بخوبی اٹھانا پڑ رہا ہے. لوگ کافی زیادہ نالاں ہیں. پی ڈی ڈی محکمہ آئے روز دعوے تو بڑے بلند کرتا ہے, مگر بات کریں پی ڈی ڈی محکمے کو لے کر تو ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کچھ پروجیکٹس تیار ہوں گے جس سے کشمیر میں لوگوں کو راحت ضرور ملے گی. مگر جس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ وقت بھی گزر جائے گا, مگر آخرکار بجلی کا بحران لگاتار دکھائی دے رہا ہے. کووڈ پیشنٹس کو کافی زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ آکسیجن کے لے کر وینٹیلیٹرز جو بجلی پر چلتے ہیں وہ جب نہیں چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے کووڈ پیشنٹس بھی پریشان ہوں گے. آخرکار ان کا علاج کیسے ہوگا؟ دوسرے جانب اگر موسم کے حوالے سے بات کریں, پہلے بھی آئی ایم ڈی ڈپارٹمنٹ نے بتایا تھا کہ ویسٹرن ڈسٹربنس یعنی مغربی ہواؤں کا اثر جو ہے وہ دوبارہ سے دکھائی دے گا, جس کا اثر خصوصاً 7 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ہوگا. اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپر ریچز پر اچھی خاصی برف باری ہوئی ہے, میدانی علاقوں میں بارشیں بھی ہوئی ہے, اور کچھ دنوں کے بعد موسم پھر سازگار ہوگا. مگر آنے والے دنوں میں جی ہاں چلئی کلان بھی شروع ہوگا, جس کا اثر 40 دن تک ضرور رہے گا, جسے چلئی کلان کے نام سے ہی وادی کشمیر میں جانا جاتا ہے. ود ویڈیو جرنلسٹ عابد قادر کے ساتھ سعید عرفان فاضل, گلستان نیوز, کشمیر. چلیے بہت شکریہ. عرفان بتا رہے ہیں کہ بجلی نہیں ملی ہے. عرفان کو کل سے دیکھ رہے تھے, ڈھونڈ رہے تھے عرفان کی کہاں کہاں بجلی ہے. عرفان کو نہیں ملی. اگر آپ کو کہیں ملی ہو ضرور ہمیں بتائیے گا, ہم انتظار رہے گا. موسم کا حال بھی عرفان نے آپ کو بتا دیا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے, اور اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں اپنے آپ کو گرم رکھنے کی کوشش کیجیے گا, اور خیال رکھیے گا کہ کووڈ جو ہے یہ اس ٹھنڈے موسم میں باری بھی پڑ سکتا ہے, تو اپنے آپ کو گرم رکھیے گا. گھر میں حمام ہو تو حمام ضرور جلائیے گا, نہیں تو کانگڑی بخاری کا استعمال کیجیے گا. باہر نکلتے ہوں تو گرم کپڑے لگائیے گا. بچوں کا خاص خیال رکھیے گا, کیونکہ یہ موسم بچوں کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے. ان کی ناک بھی بہہ سکتی ہے, کھانسی بھی ان کو آ سکتی ہے, سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ موسم ہی کچھ ایسا ہے. اور اسی موسم کی جانکاری دی آپ کو عرفان فاضل نے. لیکن فی الحال مجھے دیجیے اجازت, پروگرام آپ تک پہنچانے میں رہے عابد قادر. فی الحال آپ کا شکریہ. اللہ آپ کا میرا سب کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.